ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैसे मास को और कैसे टाइम को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले रेंज ऑफ मासेस देख लेते हैं। एक्चुअल में अगर तुम देखो कि मास को नापने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी एक रेंज है, बहुत छोटे से बहुत बड़े तक। छोटा सा एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करने बैठे, अगर सन का कंपैरिजन करें हम अर्थ से, तो हमारा अर्थ जो है वो सन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है कि नहीं। तो ये एक्चुअल में एक कंपैरिजन है, तो तुम नोटिस कर सकते हो कि जो मास का डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। वैसे ही आसपास की चीज़ों का भी अगर कंपैरिजन करो तो वैसे ही मास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? अगर हमारे पास रियल लाइफ में तुम कंपेयर करने बैठोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻⁻30, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है उसका मास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अब एक्चुअल में यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है वो ऑब्जर्वेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें इतना ही ऑब्जर्व हो पाया है। क्योंकि अगर देखा जाए, हो सकता है उसके बाहर भी कोई यूनिवर्स हो। एक शो आता था बेन 10, तुमने कभी देखा हो, उसमें दिखाते थे कि जैसे यूनिवर्स के बाहर भी एक यूनिवर्स है, तो होने को हो सकता है, हमें क्या पता। कहने का मतलब समझो। बट यहाँ पे जो मास का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, यूनिवर्स का मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, रेन ड्रॉप का मास छोटा कम सा होता है, मस्कीटो का मास, फिर एक अंगूर का मास, फिर हमारा एक ह्यूमन का मास अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सब एक अप्रॉक्सीमेशन कंपैरिजन है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत छोटे से बहुत बड़े तक मास का डिफरेंस है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब अगर हमें नापना हो कि छोटे मास को बड़े मास को नापने का एक्चुअल में क्या तरीका होता है वो हम देखेंगे। तो मास को मेजर करने के लिए मेजरली हमारे पास वो चीजें होती हैं, जैसे 1 किलो का कोई नापने के लिए वो होता है, हम तराजू पे रखते हैं तो किलोज में होता है, या फिर हमारे पास वेइंग मशीन वगैरह वगैरह होती है। तो इसमें छोटी मोटी चीजों को नापने के लिए तो हमारे पास नॉर्मल मशीन्स हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो 1 किलो होता है, जैसे मान लो कोई भी किलो वगैरह है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो डिफाइन करने के लिए दोनों कमिटीज होती हैं, एक इंटरनेशनल कमिटी भी है और एक ऐसा भी कह सकते हो हमारे पास हमारे इंडिया की खुद की कमेटी भी है। जो बाहर वाली है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और इंडिया में क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये सारी की सारी जो कमिटीज होती हैं एक तरीके से एक पूरा मेजर बना के रखती हैं। इनके पास एक वेट होता है, प्रॉपर एक वेट होता है जिसको लैब में रखा जाता है, और ये बताया जाता है कि ये जो वेट है ये परफेक्टली 1 kg का है। कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारे पास आसपास वजन पड़ा होता है ना, मान लो कोई डंबल है, सामान कोई पड़ा है जो कि बोल रहा है 1 किलो का है, कोई थैली 1 किलो की है, तो परफेक्टली 1 किलो की है या नहीं है, इसको नापने में मशीन थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर सकती है और आसपास के माहौल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट इनके पास जो चीजें रखी हुई होती हैं वो परफेक्टली 1 kg की होती हैं। वो एक मेजर बना के रखा जाता है कि हाँ ये एक शुरुआती स्टेज है और इससे ही सारी की सारी 1 kg की चीजें बनेंगी, ये कहने का मतलब होता है। तो नॉर्मल आसपास का जो भी वजन है वो तो ऐसे नाप लिया जाएगा। बट अगर मान लो मुझे यूनिवर्सल स्केल पे किसी प्लैनेट का मास, किसी सन का मास, किसी अर्थ का मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास न्यूटन का एक लॉ होता है जो कि हम इसी साल 8th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में। उसमें बस इतना समझ लो कि हम फोर्स की मदद से क्या करते हैं कि मास निकाल लेते हैं। किसी भी प्लैनेट का, किसी भी मून का, किसी भी स्टार का निकाला जा सकता है, बस हमें फोर्स पता होना चाहिए, और वो भी पता करने के अपने तरीके होते हैं। 8th चैप्टर में इस साल पढ़ेंगे। बट वह अगर हम बात करें बहुत छोटे लेवल पे, एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, बहुत छोटे स्केल पे अगर मास की बात करेंगे तो क्या होगा, तब हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इस मशीन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह का मास निकाला जा सकता है। ये बहुत ही तगड़ी अच्छी मशीन है, तो इससे निकाला जा सकता है। तो ये पहले भी यूज होती थी, आज भी यूज होती है। और तुम खुद ही सोचो, एक एटम मॉलिक्यूल का मास निकालना मेरे तुम्हारे बस की तो है नहीं, घर में बैठ के करा नहीं जा सकता। तो पूरा एक सेटअप चाहिए, पूरा सामान चाहिए, और वो ये इस मशीन का होता है, इसको बोलेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास क्या, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को कैसे मेजर किया जा सकता है? वैसे आइंस्टाइन सर जी ने ये बोला कि टाइम क्या होता है, टाइम कोई भी वो चीज है जो कि एक क्लॉक रीड करती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे घर में पड़ी हुई मशीन है, जो क्लॉक है, घड़ी है, सिर्फ उसी से तुम समय नाप सको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम किसी भी चीज से समय नाप सकते हो जो कि रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हो। एग्जांपल, तुम्हारे हार्ट का बीट होना, तुम्हारा जो शरीर में हार्ट होता है वो बीट करता है, तुम लोग को पता है, खून ऐसे पंप करने के लिए वो बीट कर रहा होता है। इससे भी तुम समय को नाप सकते हो क्योंकि वो भी रेगुलर इंटरवल के बाद पंप करता रहता है, बीट होता रहता है। ठीक है, ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है ना, ऐसे 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 रोटेट करता है, तो उसी से भी कर सकते हो।
जरूरी नहीं है जो घड़ी वाला हो, तुम किसी पत्थर को रस्सी से बांध के भी ऐसे ऐसे झुला सकते हो, उससे भी नापा जा सकता है समय को, उससे भी नापा जा सकता है। अगली चीज क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है। ये बात भी तुम लोग को पता होगी, और उसी से दिन और रात होती है, तो उससे भी समय को नापा जा सकता है, नापा जाता है। और पहले भी नापा जाता था, पुराने जमाने में घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, तो ऐसे ही पता करा जाता था। अगली बात क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो हमारा अर्थ है वो सिर्फ क्या करता है, एक जगह पे गोल गोल थोड़ी घूमता है, वो हमारे सन के भी अराउंड गोल 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 ऐसे घूमता है। तो वो रोटेट भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है, दोनों चीजें करता है। अगली चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज है थोड़ी सी डिफरेंट, वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो घड़ियां होती हैं उन घड़ियों पे लिखा होता है क्वार्ट्ज, तुमने पक्का पढ़ा तो जरूर होगा, उस पर लिखा हुआ होता है बढ़िया एकदम। चाहो तो अभी भी शायद तुमने कोई घड़ी पहनी उस पर क्वार्ट्ज लिखा होता है। होता क्या है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है। अब इस क्रिस्टल के वाइब्रेशन से, सो कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो इस क्रिस्टल के वाइब्रेशन से घड़ी के जो समय को है उसको शो किया जाता है। और ये काफी अच्छा तरीका है समय को शो करने का, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल काफी अच्छे से काम करता है। बट फाइनली हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, सीजियम 133 एटम के वाइब्रेशन से। ये एक एटम होता है, ऐसी घड़ी तो नहीं पहनोगे तुम लोग, बट ये इस एटम के उससे बना हुआ है, और इससे जो समय बनता है वो बहुत हद तक बहुत अच्छा होता है। इसके वाइब्रेशन से या फिर इसके रेडिएशन से तुम कह सकते हो समय को शो किया जाता है। अब ये सीजियम 133 एटम को क्यों यूज किया जाता है पहले तो वो देखते हैं। तो ये जो सीजियम 133 एटम है इसको यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं यूज करने के, वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है कि जो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तुमने जरूर सुना होगा अपनी जिंदगी में 0.1 सेकंड में काम कर लिया, 0.001 सेकंड में ये चीज। तो ये क्या बताता है, एक तरीके से एक्यूरेटली बताता है कि कितने कम समय में हमने कोई काम कर लिया, ऐसे वाली बात होती है। तो वही सोचो, ये जो सीजियम एटम होता है ये क्या करता है, 0.00000 ऐसे 13 बार 1, इतने कम सेकंड में ये जो समय शो है वो उसको वाइब्रेट करता है, और उससे जो समय दिखाता है ना ये क्या होता है, इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो तुम देख सकते हो कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए इसको यूज किया जा सकता है। पहली बात तो ये। अगली बात ये है कि इसको आसानी से किसी अच्छी सी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। देखो घर में तो नहीं बना सकते, फैक्ट्रीज में तो बनता ही है, बट लेबोरेटरीज में ठीक ठाक लेबोरेटरी होगी उसमें भी बनाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है इसके साथ। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि इसको किसी भी फिजिकल कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, आसपास कैसा प्रेशर है कैसा टेम्परेचर है, उससे इस सीजियम 133 एटम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी क्या मतलब, थोड़ा मोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। तो इससे उसके समय शो करने की जो कैपेसिटी है, उसको डिनोट करने की जो ताकत है, वो उस पर खराबी नहीं आती। ठीक है। अगली बात क्या है, इट इज इम्पेरिशेबल। इसको जल्दी तुम खराब नहीं कर सकते, ये जल्दी खराब होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, कैसा भी माहौल हो ये जल्दी खराब नहीं होता। अब जल्दी खराब नहीं होता तो बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा, और लंबे टाइम तक टिकेगा तो लंबे टाइम तक डिनोट कर पाएगा टाइम को बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए यही सब कारण की वजह से सीजियम 133 एटम को यूज किया जाता है टाइम को शो करने के लिए। बट समय को शो करने के लिए और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। इन सारे तरीकों को बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं जानना, हल्का हल्का ही मैं बता देता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर नाम में ही इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और कोई भी चीज जब ऑसिलेट करती है ऐसे 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 ऐसे, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, समय को पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ये बहुत ही छोटी सी मशीन होती है, बहुत छोटी मशीन, इससे भी समय को पता किया जा सकता है, और इससे जो समय पता करोगे वो काफी एक्यूरेट हद तक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज की क्लॉक्स आती हैं, ये बात तो तुम्हें पता ही है, काफी अच्छी क्लॉक्स होती हैं, और इससे जो समय भी पता लगता है वो बहुत अच्छा होता है। रिस्ट वॉच भी आती है, घर में लगाने वाली भी आती है। एटॉमिक क्लॉक, ये चीज बनती है लेबोरेटरी में, लैब्स वगैरह में ये एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है, और तुम्हें नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो समय दिखता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डीके मैंने तुम लोग को बताया था कि लाइक किसी भी एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता, इनको और तोड़ा जा सकता है, और उनको तोड़े जाने के बाद उससे भी क्या हो सकता है, हम समय को डिनोट कर सकते हैं, समय को शो कर सकते हैं। ये बात शायद तुम्हें पता नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, पता करने ज्यादा डिटेल में पता करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पता कर सकते हो। बस मैं एक हल्का ब्रीफ आउटलुक दे रहा हूं तुम्हें कि हाँ ये सब तरीके भी हैं समय को पता करने के। जो और
आखिरी है वो क्या है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। तुम लोगों ने सुना होगा कि हमें कोई चीज मिली है, इतने साल पुरानी है, उतने साल पुरानी है। पता कैसे चलता है? पता चलता है कि उसके अंदर एक तरीके से कार्बन होता है। अब उस कार्बन की डेटिंग, उस कार्बन वो कितना पुराना हो गया, उसका ना एक तरीका होता है, उसमें से निकलती हुई रेडिएशन वगैरह जो भी होता है, उससे ना पता लग सकता है कि हमारे पास जो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है समय को दिखाने का, अलग अलग टाइम इंटरवल को शो करने का डिफरेंट रेंज में। ये बड़े बड़े टाइम इंटरवल को शो करने के लिए है, ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल को शो करने के लिए, तो सबका अपना अपना यूज है। ठीक है, खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।